अजकल नैशनल टीम के कोच हैं। अनिल मान जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू पहलवान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी आपने जो रेसलिंग है कब स्टार्ट कर दी, कितनी एज में? मैं जी उस टाइम 10 इयर्स का था जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की। ठीक है, आपके फैमिली में कोई पहलवान थे? हाँ जी, हमारे दादाजी थे जो पहलवान थे। जैसे पहले पुराने पहलवान होते थे, गांव देहात में कुश्ती लड़ते थे। और जो मेरे फादर थे वो भी बड़े अच्छे पहलवान थे। पहलवानी के साथ साथ वो कबड्डी भी खेलते थे। क्या बात है, क्या बात है। और वो दिल्ली टीम के कैप्टन भी रहे हैं कबड्डी के। और जैसे पहले समय में गांव मेलों में जैसे कुश्तियाँ होती थी, दंगल भरे जाते थे, तो उसमें कुश्तियाँ कई बार उन्होंने अच्छी लेवल पे कुश्तियाँ जीती। पहलवान जी आपने माइंड बना लिया था आप ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे पहले ही, तो बाद में कुश्ती करने समय बनाया माइंड आप? नहीं जी, शुरू में जब स्टार्टिंग की जब बड़ा शौक था, क्योंकि जब पहलवानी आपको पता है पहलवान जी, आप तो पहलवानी से निकले हो और आप इतने अच्छे पहलवान रहे हो, हमने आपकी कुश्तियाँ देखी हैं। तो हमारे जैसे कि इतना पहलवानी में इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो घर वाले तो उस टाइम थोड़ा कर रहे थे अवॉइड की पढ़ाई की तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे फादर भी पहलवान थे, दादाजी भी थे, तो कुछ ब्लड नेचुरल था। तो मैंने जिद की नहीं मैं पहलवानी करूँ। नहीं तो मेरा जो था दिल्ली में जो रूपनगर में पब्लिक स्कूल था इंग्लिश मीडियम, उसमें मेरा एडमिशन करवा रखा था मेरे फादर ने। तो वहीं से मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बट मेरे को शौक था कि मैं पहलवान बनूं जैसे कि हमारे दादाजी थे, पिताजी। आपका इतना जैसे पहली कुश्ती आपने जब मारी उस टाइम आपने पूरा माइंड बना लिया कि मैं पूरा काम, वो किसके साथ हुई थी? जो देखो लोकल जब हम स्टार्ट करें उस टाइम तो छोटे बच्चे थे, कुश्तियाँ हम लड़ते रहते थे। लेकिन जब वो थोड़ा ठीक हुए तो उस टाइम जामा मस्जिद में दंगल होता था, तो उस टाइम बाल केसरी दंगल होता था। तो उस बाल केसरी में कई जो पुराने पहलवान थे दिल्ली के, जो हमारे से एज में काफ़ी बड़े थे लेकिन हम नई एज के थे, तो मैं वहाँ पे जब कुश्ती लड़ा तो मैंने उन पहलवानों को हराया और मैं बाल केसरी बना। और वहीं पे 9 शेरवा एक दंगल खिताब होता था, जिसमें 9 कुश्तियाँ एक साथ ही जीतनी पड़ती थी। अगर बीच में कोई भी कुश्ती अगर आप हार जाते हो या बराबर रह जाते हो तो फिर वो खिताब नहीं मिलता। एक ही लंगोट में बोलते थे उसको। तो मैंने जामा मस्जिद में वो 9 शेरवा का खिताब जीता है, 9 कुश्तियाँ एक साथ ही हमारी जीती। क्या बात पहलवान जी, आपको कोई मुश्किल तो नहीं आती थी? आप माटी में भी लड़ते थे तो गद्दे पे भी आप वर्ल्ड चैंपियन बने, तो दोनों कंपटीशन कैसे आप अरेंजमेंट करते थे? नहीं, इसमें जी देखो दिक्कत तो कुछ नहीं आती, बट मेहनत आदमी अगर अपने रेगुलर अपना एक शेड्यूल बनाता है उसी हिसाब से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारा शेड्यूल इस तरह से बना रखा था कि हम जब हमारे मैट के कंपटीशन नज़दीक आ जाते थे, जैसे कि इंटरनेशनल कोई कंपटीशन है या सीनियर नेशनल है, तो उस टाइम हम ज़्यादा समय मैट पे देते थे। और जब उस टाइम कई बार ऑफ सीजन होता था तो लंबा गैप हो जाता था कई महीने से कि अभी मैट की कुश्तियाँ नहीं है तो दंगल की है, तो फिर हम मिट्टी में जोर ज़्यादा करते थे। आपने भारत केसरी टाइटल कब जीता है? ये मैंने 2001 में जीता है भारत केसरी दंगल। उसके साथ कुश्ती हमारे जैसे कि सुरेंद्र नाड़ था, हरियाणा में एक बामबड़िया था, तो कई पहलवान थे जिनको हराकर कुश्ती जीता। कौन कौन से और टाइटल पहलवान जी जो जीते आपने? मैंने भारत कुमार का टाइटल जीता, भारत केसरी का जीता। भारत कुमार में अपना मनहाने में कोई दंगल होता है, बहुत पुराना दंगल, वहाँ पे जीता। दिल्ली केसरी का खिताब जीता। तो इधर के फाइनल में किसके साथ कुश्ती होगी? दिल्ली केसरी में हमारे एक पहलवान थे पुराने, गुलाम साबिर पहलवान, एक नवीन पहलवान थे, उनके साथ कुश्ती अच्छे। और पहलवान जी आपकी जो यादगार कुश्तियाँ हैं जो आपको अच्छी लगती बहुत, वैसे तो सभी अच्छी है, जैसे आपके मनपसंद हो? मनपसंद जी, जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना दिल्ली में, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हो रखी थी, तो वो मेरी एक बहुत यादगार कुश्ती थी। और उसमें मेरी
जो सेमीफाइनल कुश्ती थी वो बड़ी टफ थी। उसमें ईरान का पहलवान था और वो मेरे से 2 पॉइंट्स से लीड कर रहा था मुझे। और जबकि टाइम लास्ट मिनट चल रही थी तो बस उस टाइम यही था कि भाई जितना भी अपने अंदर एनर्जी है मैंने पूरी एनर्जी झोंक दी। और उस टाइम मैंने उस 1 मिनट के अंदर ही वो पॉइंट स्कोर भी कवर किया और फिर उसको फॉल किया। तो वो एक यादगार कुश्ती है। और उसके बाद मैं फाइनल में गया। फाइनल में मैंने रशिया के पहलवान को हराया और गोल्ड जीता। और उस कंपटीशन में मेरे को बेस्ट रेसलर का अवार्ड दिया कंपटीशन में। और बेस्ट रेसलर के लिए उन्होंने एक महिंद्रा कंपनी ने ट्रैक्टर रख रखा था कि जो भी बेस्ट रेसलर बनेगा उसको महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ट्रैक्टर देगी और 5 लाख रुपए का इनाम देगी। तो वो खिताब मैंने जीता। तो वो एक यादगार पल था। क्या बात है पहलवान। पहलवान जो आपके पहले कैरेट वर्ल्ड में आपका गोल्ड आया वो किस साल में हुआ था? वो 97 में हुआ। वो उधर किसके साथ उसके साथ था मैं अपना ईरान के साथ थी, पोलैंड के साथ थी, रशिया के साथ थी और कोरिया के साथ थी। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको जैसे बाहर देशों के साथ कुश्ती लड़ना, आपको पहली बार लड़ना, कोई जीदारी छोड़ी या कैसे आपको लगा? देखो जी वो दिक्कत तो कुछ नहीं आई क्योंकि वो मतलब यहाँ उस टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप अपना इंडिया में करवा रखी थी IG स्टेडियम में। और पूरी जो अपनी पब्लिक है पूरी हूटिंग हो रखी थी। तो एक अपने जगह में कुश्ती लड़ना एक और जोश भर जाता है क्योंकि सभी कुश्ती देख रहे थे। और वहाँ जहाँ देश की बात आ जाती है तो और ज़्यादा जोश आ जाता है। आपने वर्ल्ड चैंपियन से सफर तय किया पहलवान जी, आपने उसमें क्या खाना खाते थे उस टाइम? खाना पहलवान जी जैसे अखाड़े में थी डाइट हमारी जैसे कि वही घी मक्खन ज़्यादा लेते थे। सुबह जैसे घर से दही आती, दूध आता था 5 किलो और उसके साथ दही मक्खन और बादाम। दिन में जैसे कि फ्रूट वगैरह और फिर शाम को नॉन वेज वगैरह क्योंकि साथ में घर वाले भी रहते थे। एक घर वाला जैसे भाई था वो साथ ही रहता था। उसका यही काम था कि डाइट का पूरा ध्यान रखना। और उसके साथ साथ हमारे जो अखाड़ों में जैसे कि एक दूसरे के सहपाठी हो जाते हैं सहयोगी तो वो भी काफ़ी हेल्प करते थे। कोई सप्लीमेंट उस टाइम क्या आपके साथ में चल रहे थे आपने? उस टाइम इतना कोई सप्लीमेंट का जोर नहीं था। उस टाइम नेचुरल डाइट का ज़्यादा जोर था। बट आज टाइम थोड़ा चेंज हो गया। आप मेहनत कितनी ज़्यादा जिम लगाते थे या दंड बैठ के तो कितनी लगा देते थे? देखो जो जब स्टार्टिंग की उस टाइम पे तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी अखाड़ों में कि लेकिन हम वो जिम वाली ट्रेनिंग हम अपनी और तरीके से करते थे जो नेचुरल जिम कहते हैं। जैसे कि अखाड़ा खोदना भी वो एक जिम की तरह है क्योंकि उसमें भी हमें बार बार जोर लगा के मारना होता है और उसमें मिट्टी उठा के वो वेट हो जाता है, उसको पलटना होता है। तो इस तरह से कि और जैसे कि अखाड़े में ही जो मैच होती है पीछे गले में टांग के उसके ऊपर एक पहलवान को खड़ा करके और अखाड़ा खोद के उस मिट्टी में उसको पूरे वो घुमाना 1-1 घंटा सुहागी बोलते थे जी। तो इस तरह की मेहनत ताकत वाली मेहनत करते थे। डम्बल करते थे। कोई दंड बैठक भी लगाते थे जी। उठक बैठक दंड। एक बार हम जैसे दंड के हाथ टेक देते थे तो 1000 दंड मार के हाथ खड़े होते थे। उठक बैठक भी जी रेगुलर थी हमारी जैसे 500-700 उठक बैठक रेगुलर थी। आपकी पहलवान जी शादी जो है लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई, कब हुई? नहीं अरेंज मैरिज हुई है जी। ये घर वालों की उससे बोली शादी। आजकल तो चलो पहले आदमी चले जाते हैं एक दूसरे को देख लेते हैं बट हमने तो वो भी नहीं किया। हमारी तो मैरिज हुई तो घर वालों ने पसंद की और फिर हम तो डायरेक्ट शादी में ही गए। उससे पहले हमने नहीं देखा एक दूसरे का। नहीं। तो परिवार में आप कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? परिवार में मेरी एक बिटिया है और 2 बेटे हैं। पहलवान में करा रहे हैं तो बट अभी वो छोटे हैं बट उनको शौक है। यहाँ ये अकेडमी बना रखी है हमने
और वो जब भी उनको समय लगता है, छुट्टी होती है उनकी, तो मेरे साथ आते हैं। वो यहीं पर मैट पर धीरे धीरे। सलमान जी, ये अखाड़ा हम देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कब ये शुरू किया, आपके माइंड में कब आया कि हम अपनी तो रेसलिंग कर लिया, अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराएं? ये देखो, मुझे एक शौक था कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनका बेटा भी पहलवानी करता था, तो वो मेरे साथ ही रहता था। तो उसके साथ साथ भी मेरे को यही था कि भाई मैं और इसकी भी पहलवानी कराऊँ और भी जो बच्चे हैं उनको भी पहलवानी कराऊँ। 2010 से लास्ट मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे वो खेल कर, और फिर मैंने जो NIS नेशनल जो कोचिंग डिप्लोमा होता है वो मैंने किया। वो मैंने A ग्रेड से पास किया, क्या बात। और उसके बाद मैंने एकेडमी शुरू की। तो जब से फिर ये इसी में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कोचिंग भी करते हैं, आप कैंपों में रहते हैं, जरा खाना भी खिलाते हैं, तो ये कैसे इसके कोई कोच रखे हैं? और हाँ जी, इसके साथ हमारे 2 कोच हैं, अपने परवीन हुड्डा जी हैं और एक हमारे सुदीप जी हैं। और साई से हमने इसको एडॉप्ट करा रखा है, और एक साई कोच है, लेडीज कोच है कीर्तिका, वो भी उनकी भी ड्यूटी है। तो सब लगे रहते हैं, एक शेड्यूल बना रखा है टाइम टू टाइम। तो मेरे को भी जब भी समय लगता है मैं भी पूरा समय देता हूँ, और बाकी सब कोच लगे रहते हैं। और एक हमने कमेटी बना रखी है अखाड़े की, क्या बात। तो सब उसी तरह से मेंटेन, सबका एक वर्क पार्ट रखा कि आपको इस तरह से मेंटेन रखना, किसी को किस तरह। ठीक है। इधर आपके लड़कियाँ जो हैं वो भी रेसलर हैं? हाँ जी, लड़कियाँ नहीं, लड़कियाँ भी रेसलिंग। आपकी दिल्ली में हम बहुत इतनी जगह देखे, बहुत आपकी है कि आपने लीग के लिए है कि गवर्नमेंट ने आपको दी? नहीं जी, ये अब मेरी अपनी पर्सनल जगह है, ठीक है। और पर्सनल पे ही मैंने अपनी एकेडमी बनाई है। क्या बात। चलो, बहुत देख के बढ़िया लगा। सलमान जी, आप जो कैंप में उधर जाते हैं तो उधर कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसी ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को? तो इंडिया के पहलवानों को बाहर देशों से कितना फ़र्क लगता है आपको बाहर देशों से इधर प्रैक्टिस कराने में? देखो जी, हम खुद भी जैसे कि जब हम पहलवानी करते थे उस समय भी मैंने कम से कम 38 से 40 बार इंडिया को रिप्रेजेंटेड किया है। और मैं अनेकों बार सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, सभी टूर्नामेंट सभी मैंने खेले हैं। तो उस टाइम भी हम बाहर जाते थे, खेल के आते थे, और कैंप भी लगते थे। और उसके बाद अब कोचिंग लाइन में भी काफ़ी समय हो गया, मैं कंटिन्यू 10-11 साल से कोचिंग लाइन में हूँ। और देख रहे हैं कि हम बाहर भी, अब मैं टोक्यो ओलंपिक में भी कोच था, इसमें हमने जी अभी टोक्यो ओलंपिक में थे, उसमें अपना रवि कुमार 57 किलो में और बजरंग 65 kg में उन्होंने मेडल जीता है क्या इंडिया के लिए। तो हम इसके लिए कम से कम 1 साल से बाहर ही थे। आप उधर कैसे अरेंजमेंट करते हैं जो ट्रेनिंग का करते हैं? उधर पे सभी रेसलर साथ में करते हैं ट्रेनिंग, वो बाहर नहीं करते बड़े, तो आप अकेले अपने देखते? नहीं, हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं सभी। जैसे कि रशिया की भी टीम आ जाती है, और दूसरी कंट्री की सभी, कुछ कंट्रियाँ इकट्ठी होकर एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है, उसमें मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और उसमें हम कोच हैं, तो हम कि एक शेड्यूल बना लेते हैं कि एक दिन आपने ट्रेनिंग कराई, नेक्स्ट डे मैंने कराई, एक शेड्यूल के हिसाब से। तो उसमें सबकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, और डिफरेंट पार्टनर मिल जाते हैं, तो उससे थोड़ी वो परफॉर्मेंस बढ़ती है पहलवान। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे कोचिंग करके? एक दिन वो कराते थे, एक दिन आप कराते, कोई सीखने को भी कोई चीज़ मिली आपको? बिल्कुल जी, देखो, तो अगर आप डिफरेंट रेसलरों के साथ और कोचों के साथ ट्रेनिंग करोगे तो सब एक सी बात है कि आपको कुछ नया उनमें से लगेगा। कुछ हमारी चीज़ होती है वो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें जो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। और एक शेड्यूल के हिसाब से पहले हम बैठ के एक प्लान बना लेते हैं कि आज किस तरह से हमें ट्रेनिंग करनी है, कब हमें स्पीड वर्क देना, कब हमें स्ट्रेंथ देनी है, कब हमें फ्लेक्सिबिलिटी में ले जाना है, कब हमें उन्हें की मोटिवेशन करना है। इस तरह से एक सिस्टम बना लेते हैं। कब हमें रिकवरी की ज़रूरत है तो उस टाइम हम रिकवरी उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग कराते हैं। वो आपके जैसे प्रेसिडेंट है, वो आपको कैंप लगाने में कितने और भी रेसलर आपके साथ है, कितने जैसे कोच और कितने उसके साथ?
हम टोटल जो इंडिया टीम होती है जिसमें कम से कम 4 से 5 कोच होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट डे कराते हैं जैसे? नहीं, डिफरेंट डे ही कराते हैं, बट एक सिस्टम हम बना देते हैं। जैसे इंडिया टीम में भी हैं 4-5 कोच हैं, तो हम बैठ के डिसाइड करते हैं भाई अब हमें कंपटीशन इतनी दूर है तो हमें कौन सी ट्रेनिंग अब करानी है। उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग का एक ऑन पेपर शेड्यूल बनाते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें फिर हर एक को मौका मिल जाता है कोच को कि ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ। देखो जी, अभी हम अगर आज का दौर देखा जाए तो नई हर तरह की, आप देखो हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। ट्रेनिंग करने के बहुत सारे साधन आ गए हैं। जो समय पहले था उसमें इतने साधन नहीं थे इतने, तो आज हम हर तरह की ट्रेनिंग मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। और जैसा कि शेड्यूल, हर कोई जो शेड्यूल है सबका एक साथ नहीं बनता, डिफरेंट जो कंपटीशन होते हैं उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है। और डिफरेंट एज से, कुछ छोटे बच्चे उनका अलग से शेड्यूल बनता है, सीनियर्स का अलग होता है, जूनियर्स का अलग होता है। तो हमें वही साथ लेके चलना चाहिए। इसी तरह से हम भी ट्रेनिंग में जो हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट है मिस्टर बृजभूषण शरण जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रखते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं हर समय पहलवानों के बीच में। तो और साथ के साथ हमारे जो है वो अपना असिस्टेंट सेक्रेटरी है मिस्टर विनोद तोमर जी, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मिलजुल कर हर खिलाड़ियों से, मतलब कोचों से भी फीडबैक लेते रहते हैं। तो सबका एक शेड्यूल के हिसाब से, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो भी सुन रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि भाई एक मतलब उसका एक पहले प्लान बनाए ट्रेनिंग का। ये नहीं हो कि हमें एक भेड़ चाल पे चल रहे हैं भाई बस यही कराना। डिफरेंट ट्रेनिंग करानी चाहिए, तभी हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਢਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ जी, ਜਿਹੜੇ अपने हमारे उधर दंगल होया पंजाब में, हमारे ऊपर उन्होंने केस कर दिया, आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं इधर रुस्तमेंद के दंगल या भारत केस के? ये इनका आपका क्या शेड्यूल है इधर? शेड्यूल जी देखो जी, इसमें जो हमारे इधर तो बहुत सारे रुस्तमे दंगल होते हैं और क्या नाम है करते हैं, बट मैं तो यही कहूँगा कि जो वो इस तरह से केस करते हैं उनको साथ केस ना करके आप लोगों से जो कंपटीशन करा रहे हैं उनसे मिलकर और उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अच्छी है। कि अगर हम ऐसे ही एक दूसरे पे केस करने लगे तो कौन कंपटीशन कराएगा, क्योंकि कंपटीशन कराना कोई हल्का काम नहीं है। इसमें बहुत सारा फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, कोचों का जो है टेक्निकल टीम बुलाई जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता है फाइनेंस का। और खर्च भी वो इसीलिए है कि ताकि पहलवानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, फाइनेंस तौर पर पहलवान मजबूत हो। और कोई भी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उनको कंपटीशन खेलना बहुत ज़रूरी है। विदेशों में हम गए हैं तो वो इस तरह के बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट कराते हैं ताकि पहलवानों की परफॉर्मेंस बढ़े। अगर हम ट्रेनिंग करते रहे और कंपटीशन नहीं खेलेंगे तो परफॉर्मेंस इतनी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हमें कंपटीशन में ही पता लगता है कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है और उसी से हिसाब से फिर हम आगे का प्लान बनाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, देखिए नहीं तो हमारी कुश्ती जो है उसका सतर डाउन जाएगा। पहलवान जी, आपको कोई गवर्नमेंट इधर यहाँ फंड देती है, जैसे रुस्तमेंद दंगल होता है या दिल्ली से कोई करवाते हैं का, जैसे हम बाहर से आके कराते हैं ऐसे तो दंगल कराते हैं? यहाँ पे जी दंगल जो होता है मोस्टली तो जो फेडरेशन के अंडर जो कंपटीशन होते हैं उसमें तो जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है वही प्रोवाइड करवाती है, वो फंड देती है जी वही करवाती है और वही फंड लगाती है। जैसे कि
आपने देखा होगा प्रो रेसलिंग लीग चलती है, क्या? वो रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा ही होती है। उसमें पहलवानों की जो है उनकी बोली लगती है। पहलवान में भी 50-50 लाख में एक पहलवान खरीदा जाता है टीम के साथ। तो उसके साथ भी फेडरेशन मतलब कई जो कंपनियां उनको ऐड करती है, क्योंकि हम सब का ही ये टारगेट है, एक मिशन है कि भाई कुश्ती हमारी ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहलवान बने, उनको रोज़गार मिले। पहलवान जी, आपको क्या लगता है हमारे पंजाब में भी इतने अखाड़े हैं रेशन की, उधर क्या करें, क्योंकि क्या कमी है वो जो पंजाब का पहलवान कैंप में इतने नहीं आ रहे, दिल्ली के आ रहे हैं या हरियाणा के पहलवान हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या कमी हो सकती है? मेरा तो मानना ये है कि जो पंजाब में है, देखो हम भी पंजाब में पहले जब हम कुश्ती लड़ते थे, मैं भी पंजाब में बहुत जाता था दंगल लड़ने, नूर महल हुआ और अपना जलंधर होया, फगवाड़ा वगैरह, इधर हम भी खूब दंगल लड़ने जाते थे। उस टाइम हमारे समय में आप तो थे पहलवान जी, और भी कई पहलवान थे जो अपना रविंदर हुआ करता था, एक वो आलमगीर, सिकंदर पहलवान, पदार्थ वगैरह, उन सब के साथ हमारी कुश्तियाँ हुई हैं। तो इतने अच्छे पहलवान है, पर परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल की है वो उसका दिक्कत यही है कि जी वो समय के साथ साथ शायद मेरे हिसाब मुझे लगता है कि वो शायद चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ज़्यादा जो सिस्टम है मैट पे ही कंपटीशन होने लग गए, और शायद वहाँ भी मिट्टी पे ही ज़्यादा फोकस कर रखा है कि दंगल 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 लड़ रहे हैं। तो हमें इसलिए थोड़ा, क्योंकि नेशनल कैंप में वही आते हैं जो सीनियर नेशनल में मेडल जीतते हैं, और वो कंपटीशन मैच पे होते हैं। ठीक है पहलवान, लास्ट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪहलवानों ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ वे क्या करें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जी, देखो जो स्पोर्ट्स मैन जो होता है एक अलग ही होता है, क्योंकि उसके पास हर तरह की एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है और एक किस्म से वो बिल्कुल लीडर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वो कंपटीशन खेलता है बचपन से। सेल्फ जो उसको जीना आ जाता है अपने जीवन में, किस तरह से उसको क्या काम करना है, अपने प्लान बनाने आते हैं। तो मैं कहूँगा कि बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि इसमें आज बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अभी पैसा भी है, नौकरी भी है। हमने भी जब पहलवानी स्टार्ट की तो हम भी कोई इतने बड़े घर से नहीं थे, एक साधारण से परिवार से थे, बट आज ईश्वर की कृपा से हमने मेहनत की और आज हमें भगवान ने हर चीज़ दी है। आज हमारे पास अच्छी नौकरी है, मैं अपना रेलवे में गस्टेड ऑफिसर हूँ अभी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, और भगवान की दया से पैसा के लिए भी आज किसी के हम मोहताज नहीं हैं, और समाज में रिस्पेक्ट इज्जत सब कुछ है। तो इसी तरह और आज और ज़्यादा फाइनेंस पैसा, बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई हैं स्पोर्ट्स में। तो मैं यही कहूँगा बच्चों को पहलवान कराएं, और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूर रखें। ये नहीं कि स्पोर्ट्स में डाल के आप पढ़ाई बिल्कुल उसकी बंद करवाएं, पढ़ाई भी रखें और साथ के साथ अपना रेसलिंग कराएं, और उसके साथ एक प्लान बना के, और अच्छा पहलवान बनेगा तो उसके पास हर चीज़ होगी, पैसा, नौकरी, रिस्पेक्ट। थैंक यू पहलवान जी, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸਤਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈशनल वर्ल्ड चैंपियन पहलवानों ਨਾਲ मिलाते रहेंगे। पहलवान जी, आपका हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद, आपने हमसे टाइम में इतना निकाला उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू पहलवान जी, थैंक यू।